नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, योगी आदित्यनाथ तो मुख्तार के गढ़ मऊ में जाकर जमकर बरसे हैं। उन्होंने तो सीधे-सीधे चुनौती दे दी कि हिंदुओं की तरफ आंख उठाकर अब किसी को भी देखने में हिम्मत नहीं है। कोई हिंदुओं की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अब कोई माफिया खुली जीप पर पिस्तौल लहराकर हिंदुओं को नहीं डरा सकता। उन्होंने एग्जैक्टली ये बात कही है। और ये कौन करता था? किसकी गुंडागर्दी चल रही थी? मुख्तार अंसारी की, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। और वो मुख्तार अंसारी जो कुख्यात था लोगों को मरवा देने के मामलों में, अपहरण के मामले में, दंगे फसाद कराने के मामलों में। और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति थे, उनकी बदौलत पंजाब की जेल में जाकर के सुरक्षित बैठ गए। और बताते हैं कि वहां पर कांग्रेस की सरकार इस कदर मेहरबान थी उन पर कि एक कृत्रिम तालाब बनवाया गया, उसमें मछलियां छोड़ी गई। जब वो ताजा मछलियां खाना चाहता था तो वो वहां से पकड़ी जाती थी, बनाई जाती थी और फिर उनकी शान में पेश की जाती थी। इसी तरीके से वहां पर बैडमिंटन खेलने के लिए प्रशासन के बड़े अधिकारी पहुंचते थे जेल में, ताकि मुख्तार अंसारी के शौकों में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। मतलब एक इतना बड़ा माफिया, उसको वहां दामाद की तरह रखा गया था कांग्रेस शासन के दौर में। और तो ये तो दो ऐसे माफिया थे, एक मुख्तार अंसारी और दूसरे अतीक अहमद। ये राज्य छोड़ करके भाग गए थे और एक पंजाब की जेल में था और दूसरा गांधीनगर अहमदाबाद पहुंच गया था, वहां पर आराम फरमा रहा था। दोनों के कॉलर पकड़ करके योगी जी की पुलिस घसीटते हुए उत्तर प्रदेश लेकर के आई थी। और अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। आप जानती हैं कि अतीक अहमद किस तरीके से मारा गया था, और मुख्तार अंसारी तो जेल में ही तबीयत इतनी खराब हुई कि उसको अटैक वगैरह आ गया और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो मऊ को चुना अगर योगी आदित्यनाथ ने, और ऐसे माफियाओं को भी याद करा दिया लोगों को कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या हाल था और 2017 और 2026 के बीच में क्या हाल हुआ है, और किस तरीके से उन्होंने माफियाओं का, बदमाशों का, जो उपद्रवी थे, दंगाई थे, जो वसूली करते थे, उनका क्या हाल किया है। और आज उत्तर प्रदेश की तो कायाकल्प ही हो गई है। बल्कि मैं ये कहूं कि अब जो नए राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वहां यूपी को एक मॉडल स्टेट के रूप में जो है पेश किया जाता है। योगी आदित्यनाथ के शासन के तौर तरीकों को सामने रख करके वोट मांगे जाते हैं। और बुलडोजर अब तो उनकी देखा देखी बहुत सारे प्रदेशों में, देश के दूसरे हिस्सों में भी, और कुछ कुछ विदेशों से भी खबरें आती हैं कि बुलडोजर लगा करके चीजों को समतल किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ ने मेरी दृष्टि में आज से महू से अपना एक तरीके से चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। बिल्कुल। और इसका सीधा सीधा संदेश है और संकेत है ऐसे तमाम लोगों के लिए भी। और देखिए अंजू जी, हम और आप तो गवाह हैं, क्योंकि हर घटनाक्रम पर हमें बारीक नजर रखनी पड़ती है। जो लालू यादव का राबड़ी का जंगल राज था, उसको बिहार के लोग आज तक नहीं भूले हैं। और अभी भी जब वहां विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा चुनाव होते हैं, तो वो जंगल राज की जो कथा व्यथा थी, वो जब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और उसके गठबंधन सहयोगी लोगों को याद दिलाते हैं,
तो लोग भयक्रांत हो जाते हैं और नहीं चाहते वो कि वो लालू राज के जो 15 साल थे वो वापस लौटे, किसी भी रूप में लौटे। इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव के समय जो हुआ, और मैं तो 5 साल अखिलेश यादव के भी गिनूंगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर का दंगा जिसमें जानसठ के पास कवाल गांव में 2 जाट युवाओं को, मामा भांजे को इसलिए कत्ल कर दिया गया था क्योंकि उसकी भांजी और बहन ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी, स्कूल से आती थी और वहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लड़के रोजाना उसको परेशान करते थे, और जब वो उनको धमकाने सटकाने पहुंचे, समझाने पहुंचे, तो फिर उनको घेर करके वहां कत्ल कर दिया गया। जिसके बाद मुजफ्फरनगर में भीषण दंगा हुआ और ये दंगा गांव देहात तक फैल गया था। आजम खान उस समय मंत्री हुआ करते थे और अखिलेश यादव ने आजम खान के दबाव में जो मुस्लिम दंगाई थे या दंगा पीड़ित थे, दंगा पीड़ितों के नाम पर उनको तो मुआवजा दिया, लेकिन हिंदुओं को मुआवजा नहीं दिया गया। इसके अलावा जो दंगाइयों का नेतृत्व कर रहे थे उनको हेलीकॉप्टर भेज करके हेलीकॉप्टर से लखनऊ भिजवाया, बुलवाया गया था। तो वो जो दौर था वो लगभग वैसा ही था जैसा पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर आगे बढ़ेंगे, वही नीति अपनाएंगे, हिंदुओं की पूरी तरीके से न केवल अनदेखी करेंगे बल्कि उनको तरह तरह से अपमानित और प्रताड़ित करेंगे। तो ये चीजें लंबे समय तक अब चलने वाली नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बदलाव हुए हैं उसका असर अब हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी और ईद वगैरह के मौके पर तो जो हाल होता था सब जानते हैं। जिस तरीके से हैदराबाद के कुछ सीन आए हैं, कुछ दृश्य आए हैं कि हिंदू बस्तियों में जो काटे हुए जानवर हैं उनका रक्त प्रवाह हो रहा है, बह रहा है, वैसे दृश्य कभी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब यहाँ सब बंद हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को शपथ ली थी और उसके बाद से 3 जुमे जा चुके हैं और वहां पर पहले जुमे को जरूर कलकत्ता में एक बाजार में, ये राजा बाजार में ये सब हुआ था कि लोग सड़कों पर नमाज पढ़ने आ गए थे, लेकिन जब उनको सख्ती से बताया गया उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई। आसनसोल में एक जहांगीर मोहल्ला है, वहां पर ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बज रहा था। जब उसको टोका गया तो उन्होंने पुलिस चौकी आकर के फूंकी, लेकिन उसके बाद फूंकी या तोड़फोड़ की, उसके बाद जो सख्ती की गई है और जो धरपकड़ की गई है और जो उन पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, सबकी अकल ठिकाने आ चुकी है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि पश्चिम बंगाल में भी जो मोस्ट सेंसिटिव माने जाते थे, बताए जाते थे, उन एरिया में भी अब कोई बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने की हिमाकत नहीं कर रहा है। देखिए, बात यह है कि शासन बदल जाते हैं, लेकिन बदली हुई स्थितियों परिस्थितियों को स्वीकार करना और ये मानना कि अब वैसा तुष्टीकरण करने वाले, वो नीति पर आगे बढ़ने वाले और उनको उनके लिए सौ खून माफ करने वाले सत्ता से बाहर जा चुके हैं, ये समझना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का उदाहरण सबके सामने था अंजू जी, और पश्चिम बंगाल वाले भी बहुत जल्दी समझ गए कि अब भारतीय जनता पार्टी का शासन है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर कानून तोड़ेंगे तो इलाज पक्का होगा और ठीक तरीके से होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है गवर्नेंस का, वो धीरे धीरे पूरे भारत में और सभी राज्यों में अपनाया जा रहा है और वो लोगों की ठीक से समझ में भी आ रहा है। और सर, बंगाल के लोगों ने वो दृश्य भी देखा होगा जब मंच पर कैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था योगी आदित्यनाथ को शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव प्रचार के दौरान, और फिर उन्होंने उनको
भगवा गमछा पहनाया था, तो वो सब दृश्य उन्होंने देख लिए थे कि अब ये इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी। लेकिन सर, मुसलमानों के नाम पर, मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव, जिनको ममता की हार नजर नहीं आ रही थी, मुख्तार की कब्र पर आपको याद होगा कैसे जाकर फातिहा पढ़ रहे थे, तो उनको भी तो बहुत स्ट्रांग मैसेज चला गया है ना। और अब तो सबको समझ में आ गया है, इस ये जो तथाकथित इंडी गठबंधन है सर, कि मुस्लिम वोटों के नाम पर अब ये जीत नहीं सकते, मुस्लिम वोट या मुस्लिम तुष्टिकरण करके ये जीत नहीं सकते। अब इनके लिए भी एक तरह से इररेलेवेंट हो गए हैं मुस्लिम, क्योंकि वो तो छिन्न भिन्न हो गए हैं, अलग अलग गुटों में बट गए, इस पार्टी को दे रहे, उस पार्टी को दे रहे, और ये सारी पार्टी एक साथ सिर जोड़कर इंडी गठबंधन में है। तो सर, ये जो आज जो स्टेटमेंट दिया है योगी आदित्यनाथ ने, ये तो सीधे सीधे अखिलेश यादव के लिए ही है, वही इन माफिया के चक्रों में पड़े रहते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर उसको संक्षेप में बता देता हूं, दर्शकों में बहुत सारे हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा। 2014, 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन, और उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 का इलेक्शन, और अलग अलग राज्यों में, वो चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो या बंगाल हो, इन सब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये जो एक परसेप्शन बना दिया गया था कि बिना मुस्लिम वोटों के कोई सरकार बन नहीं सकती है, और गुजरात, ऑफ कोर्स, गुजरात में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी मुसलमान कम नहीं है। तो ये जो एक नैरेटिव था, फेक नैरेटिव था, और जिसमें राजनीतिक दलों को, खास तौर से जो सो कॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड का या गैंग का हिस्सा है, ऐसे दलों को ये लोग ब्लैकमेल करते थे, वो सारा वहम अब दूर हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है अंजू जी जो आप कह रही हैं कि अखिलेश यादव तो ये चीजें समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ऑप्शन क्या है अब इनके पास? ये ऐसे गहरे कुएं में गिर पड़े हैं कि अब इनका वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। निकलेंगे भी तो क्या जो कोटि कोटि हिंदू है, सनातनी है, वो इन पर भरोसा करेंगे? क्या इनको समर्थन देंगे? क्या इनको वोट देंगे? क्योंकि जिस तरह की तुष्टीकरण की नीति अपने बयानों में भी अपनाते हैं, और इनके जो करीबी हैं, जो इनके प्रवक्ता हैं, वो जिस तरीके से सनातनियों के खिलाफ एक तरीके से विश्ववमन करते हैं या अपमानजनक बातें कही जाती हैं अलग अलग मौकों पर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान उस समय के आपको याद होंगे। इसी तरीके से एक बिहार में एक एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, यादव, वो जिस तरीके से रामायण काल के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनवरी 2024 में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन चुका है। अब तो जनवरी 2026 भी चली गई, 2.5 साल हो गए मंदिर को बने हुए। 2.5 साल में समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, अखिलेश को छोड़ दीजिए, राम मंदिर में भगवान राम के, रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचा क्या? चलो मैं कहता हूं ये ना जाते, डिंपल यादव चली जाती, महिला होने के नाते। कोई गया क्या इनके परिवार से, या कांग्रेस के 10 जनपद परिवार से कोई गया है क्या? तो इन्होंने अगर पाला खींच करके लड़ाई लड़ने की सोच ही ली है, इन्होंने अगर जो गुंडे, माफिया, बदमाश, गृहकट, ये सब इनको प्रिय हैं और ये उनके कुत्तों से भी हाथ मिलाने में परहेज नहीं करते हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ मऊ में कहा है कि अब किसी की ये हिम्मत नहीं है कि खुली जीप में वो पिस्तौल लहरा करके हिंदुओं को डराने की हिमाकत कर सके, तो फिर बिल्कुल ठीक ही कहा है उन्होंने। आज अगर कोई ये सोचे कि हम उत्तर प्रदेश में कुछ वैसा ही कर सकते हैं जैसा 2017 से पहले होता था, वो नहीं कर सकता। आज की तारीख में जो हाल संभल में हुआ है, जो हाल बरेली में हुआ है, तौकीर रजा की गुंडागर्दी को घुसेड़ दिया उन्होंने, और तौकीर रजा जेल में पड़ा हुआ है, उसको जमानत नहीं मिल रही है।
तो ये तो सारे उदाहरण सामने हैं। अतीक अहमद किस तरीके से मारा गया भाई के साथ, या मुख्तार अंसारी की किस तरीके से जेल में सड़ सड़ करके जो है डेथ हुई, और उसके बेटे पर भी शिकंजा कसा गया क्योंकि उसने एक बार ये कह दिया था 2022 के चुनाव से पहले कि अगले 6 महीने तक, मैंने अखिलेश भैया को बोल दिया है कि अगले 6 महीने तक किसी भी अधिकारी का बदलाव ना करें, हम लोग हिसाब किताब करेंगे इनसे। तो उसके बयान पर, उसी बयान पर एक मुकदमा दर्ज हुआ जब योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से शपथ ली और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। तो ये सारी चीजें, और उसकी विधायकी चली गई थी, विधायकी चली गई, हाई कोर्ट से उसको राहत मिली थी। तो जो एक सख्ती होती है, जो शासन का एक इकबाल होता है, जो एक साख होती है, अभी तक तो तुष्टीकरण की नीति के चलते देश की बहुसंख्यक आबादी को अलग अलग राज्यों में इनकी सरकारों के चलते अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। आज की तारीख में आप देखिए हिंदू जनमानस किस तरीके से एकजुट हुआ है, और अगर सनातनी एकजुट ना हुए होते अंजू जी, ना हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनती, ना महाराष्ट्र में बनती, ना दिल्ली में बनती, ना बिहार में बनती, और ना अब बंगाल में 15 साल के शासन का तख्ता पलट होता। ये कोटि कोटि सनातनी जागृत हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से ये योगी, मोदी, अमित शाह ये सब समझ चुके हैं कि इशारा क्या है बहुसंख्यक आबादी का, वो क्या चाहते हैं। पहले तो संकट यही था कि बंट जाते थे, जाति पाति में बंट जाते थे, और इस कमजोरी का फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने बखूबी उठाया कि साहब अब की बार 400 पार इसलिए मांग रहे हैं ताकि संविधान को बदल सकें, ताकि आरक्षण छीन सकें। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो सब गलतियां नहीं की हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में भी इस बार पहले की तरह 200 सीटों का आंकड़ा नहीं रखा पब्लिक के सामने या देश के सामने या मीडिया के सामने। इसमें एहतियात बरती गई, लेकिन वहां की जनता ने 208 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। लेकिन सर, अब जो तस्वीरें आ रही हैं बंगाल से, फलाने नेता की पिटाई हो गई, तृणमूल कांग्रेस के निर्वस्त्र होकर उसकी परेड हो रही है, लोग पिटाई कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक सीनियर नेता है सौगत, उनको देखो, जो गाड़ी में बैठ रहे थे तो उनको पीछे से चोर चोर के नारे लग रहे थे। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ममता बनर्जी तो सुना है गिरगिट पर कविता लिख रही हैं, आजकल घर के अंदर बैठी हुई है। सर, इनका जो हाल वहां पर लोग कर रहे हैं, वहां पर हर जगह तो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है ना, गांव गांव में वो तो लोग हैं सर जो दुखी थे इनके वसूली से, तोलाबाजी से, वो इनको सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। तो ये हाल तो सर यहाँ के लोगों का भी हो सकता है ना। अखिलेश ये तस्वीरें तो देख रहे होंगे, क्योंकि वही बड़े जोर शोर से ममता को हरे रंग की चादर चढ़ाकर बोल रहे थे आप हार ही नहीं है। तो उनको तो अपना हाल दिख रहा होगा कि क्या होने वाला है। अब जनता सर जिस तरह से जागी, जिस तरह सनातनी जागे हैं, किसी को बख्शने वाले नहीं है वो। देखिए, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय है और हिंदू जाग गया है, सोते हुए से एकजुटता दिखाई दे रही है। जो एक कुटिल नीति चल रही थी विपक्षी दलों की, मुसलमानों को एकजुट करो, हिंदुओं को बांटो, जात पात में बांटो, खेल आसान हो जाएगा। और इसी खेल के चलते ये अलग अलग राज्यों में सत्ताओं में आ रहे थे। इसके अलावा दोषपूर्ण मतदाता सूची, जिसमें मरे जिंदे, घुसपैठ करके आए विदेशी, वो सब मौजूद थे। उनको अरविंद केजरीवाल से लेकर के जो घुसपैठिया थे, जो बाहर के लोग थे, उनको कहाँ कहाँ नहीं बसाया गया, क्या क्या सुविधाएं नहीं दी गई। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में, इसी तरीके से बिहार में, यही हाल आपको झारखंड में मिलेगा जब अगली बार चुनाव होंगे। अब तो खैर पूरे ही देश में SIR शुरू हो चुकी है,
13 राज्यों में पहले हो गई और जो शेष राज्य बचे हुए थे उनमें अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो झारखंड में जब अगली बार चुनाव का नंबर आएगा तो तब तक तो वहां की मतदाता सूची भी पाक साफ हो चुकी होगी। तो ये जो बड़ा गेम चल रहा था, ये अब इनका दी एंड होने वाला है। बल्कि जिन जिन राज्यों में हो गया है वहां वहां पर इन्होंने शुरू में तो छाती कूटी, वोट चोरी, हम मुख्य चुनाव आयुक्त को भी नहीं छोड़ेंगे, भले ही रिटायर हो जाएं, भले ही विदेश चले जाएं, वहां से भी कॉलर पकड़ करके लाएंगे। किस किस तरह की अपमानजनक बातें की गई। और ये उस चुनाव के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में की गई अंजू जी, जिसकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है कि इतने निष्पक्ष तरीके से, इतने तय समय सीमा के भीतर चुनाव आयोजित करवाना, वो हिंसा का दौर, वो बूथ लूटने का दौर, वो मतपेटियां लूट करके तालाबों में फेंक देने का या उनमें आग लगा देने का दौर हमने और आपने देखा है। और लोगों को घरों से बाहर ना निकलने देना, बस्तियों से दलितों को, ओबीसी को, दूसरे समुदायों को बाहर ना निकलने देना, उनके वोट पड़वा देना, ये सब चीजें हमने देखी हैं। लेकिन कई कई चरणों में जहां जहां जिन जिन राज्यों में इस तरह की आशंका रहती है या जिनका अतीत इतना दागदार है, वहां पर कई चरणों में मतदान करा करके और केंद्रीय बलों की तैनाती करके अब ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि कोई भी बिना वोट डाले रहे नहीं। किसी पर भी किसी तरह का कोई गुंडा तत्व या माफिया या इस तरह के बाहुबली या पॉलिटिकल पार्टियां प्रेशर बिल्डअप ना कर सकें और एक निरपेक्ष, एक निष्पक्ष, एक तटस्थ और एक स्वतंत्र चुनाव हो जाएं और वोट पड़ जाएं और उसके बाद उनकी मतगणना भी हो जाए और जिसको जनता चाहती है उसका शपथ समारोह भी हो जाए। अब मुझे ये बताइए, केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ को बहुमत मिल गया, प्रचंड बहुमत मिल गया, 100 सीटें मिली हैं। तो वहां भी वोट चोरी हुई हैं क्या? वहां के बारे में तो राहुल गांधी बेशर्मी के साथ नहीं कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। असम के बारे में और बंगाल के बारे में इन्होंने शुरू में कहना शुरू किया, 2-4 दिन इन्होंने कहा कि असम में और बंगाल में वोट चोरी हुई है। जब कहीं किसी ने कह दिया कि केरल में भी तो वोट चोरी हुई होगी इसलिए कांग्रेस पार्टी आई है, उसके बाद इन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो अगर हिमाचल में आपकी सरकार बन जाती है, तेलंगाना में बन जाती है, कर्नाटक में बन जाती है, केरल में बन जाती है, तो वोट चोरी नहीं है। और जहां भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकारें बनती हैं वहां पर वोट चोरी है। कौन सी डेफिनेशन है ये? तो लोग इतने नासमझ भी नहीं हैं, इतने बुद्धू भी नहीं है जितना राहुल गांधी एंड कंपनी समझती है। वो सारा ये खेल समझ रहे हैं। तो अब जी सर, राहुल गांधी क्या समझेंगे? वो तो अपने कर्नाटक में रायता फैलाने के बाद सिद्धरमैया दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, कह दिया है कि मैं नहीं आने वाला दिल्ली की राजनीति में। और राहुल गांधी ऑटो रिक्शा वालों के साथ जाकर बैठकर छोले भटूरे खा रहे हैं, उनसे सीएनजी के लिए पूछ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के लिए पूछ रहे हैं, महंगाई के लिए पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने सिद्धरमैया का वो काफिला नहीं देखा, कितनी सारी गाड़ियां थी, उनको क्यों नहीं बोला कि एक गाड़ी में आए? अब तो सीएम भी नहीं रहे। सिद्धरमैया का केस अगेन एक, जो कहते हैं ना कि कांग्रेस की जो टॉप लेवल की जो खींचतान है उसका एक जीवंत उदाहरण है कर्नाटक में जो कुछ हुआ है। सिद्धरमैया ने ये ऑफर क्यों ठुकराया कि वो चाहे तो राज्यसभा आ जाएं? उन्होंने क्यों कहा कि मैं राज्यसभा में नहीं आना चाहता? एक तो अपनी जिस तरीके से उनको हटाया गया है उसको लेकर के नाराजगी दर्ज करा देना, दूसरे मीडिया में भी मैसेज भेज देना, तीसरे वो चाहते हैं कि जिस तरीके से बिहार में नीतीश बाबू को हटाने के बाद उनके बेटे को कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया है, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिया गया है, स्वास्थ्य महकमा दिया गया है, उसी तरीके से सिद्धरमैया अपने बेटे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चाहते हैं, कैबिनेट स्तर का एक बर्थ चाहते हैं और महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट चाहते हैं।
तो इसलिए अभी प्रेशर टैक्टिस अपना रहे हैं। श्रूड पॉलिटिशियन है, तो वो जानते हैं कि प्रेशर कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, और किया गया है। डी के शिव कुमार को लेकर के भी तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। पुष्टि कभी होती नहीं है इस तरह की खबरों की। अब वो अफवाहें हैं, हकीकत है, क्या है, पर कहा तो यही जा रहा है कि 2.5 साल का तय हुआ था 2023 में। और 2023 का भी याद कर लें अगर, 5 दिन ड्रामा चला था अंजू जी। 5 दिन तक मीटिंग्स चली थी, इन दोनों को बुलाया गया था दिल्ली। उसमें मीटिंग में वो सोनिया गांधी के यहाँ भी चल रही थी मीटिंग, वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, उसमें राहुल गांधी भी थे, कभी कभी प्रियंका वाड्रा भी शामिल होती थी, केसी वेणुगोपाल थे, कई लोग उसमें शामिल थे, रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी हैं वो भी थे। 5 दिन तक सिर खपाई के बाद तय हुआ था कि नई सिद्धारमैया ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे और डी के शिव कुमार उनके डिप्टी बनेंगे। और उसी समय डी के शिव कुमार खेमे का कहना है कि ये तय हो गया था कि 2.5 साल बाद सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ेंगे और डी के शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन 2.5 साल बाद सिद्धारमैया ने कुर्सी नहीं छोड़ी। और इसके पीछे बताते हैं कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और डी के शिव कुमार बार बार दिल्ली के चक्कर भी काट रहे थे, याद भी दिला रहे थे कि 2.5 साल का तय हुआ था। लेकिन राहुल गांधी, जैसा कि उनका तौर तरीका है, वो उसी तरीके से एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाले जा रहे थे। तो उसके बाद बताते हैं कि प्रियंका वाड्रा के यहाँ उन्होंने हाजिरी लगाई। तो हाजिरी लगाने के बाद जो है फिर प्रियंका ने माता श्री से और भाई साहब से बात की, और बात करने के बाद फिर तय हुआ कि नहीं, डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वादा पूरा किया जाए। इससे पहले केसी वेणुगोपाल को ये केरल का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, नहीं बना पाए। और वहां का भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है। बताते हैं प्रियंका वाड्रा ने मुस्लिम लीग से प्रेशर बनवा दिया कि आप सतीशन के नाम पर प्रेशराइज कर दीजिए। तो मुस्लिम लीग के तो दबाव में रहना ही रहना है केरल में आगे अगर पॉलिटिक्स करनी है तो। इसलिए केसी वेणुगोपाल का पत्ता कटवा दिया और सतीशन जो है वहां के चीफ मिनिस्टर बन गए। इससे पहले भी आप देखो ना, याद करो, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे तो सचिन पायलट जोर लगा रहे थे, क्योंकि उस समय सारा जो चुनाव प्रचार का दायित्व था, चुनाव जितवाने का पूरा श्रेय भी एक तरीके से उन्हीं को मिल रहा था, सचिन पायलट को। तो राहुल गांधी सचिन पायलट को उस समय भी मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए। अशोक गहलोत के नाम पर सोनिया गांधी ने मोहर लगा दी और राहुल गांधी मन महसूस करके रह गए। और पंजाब हमारे और आपके सामने है, दोनों भाई बहनों ने क्या उत्ती के पाथे थे। वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया था। उनको पता ही नहीं था कि शाम को 4 बजे विधायक दल की बैठक बुला ली गई है और उसमें नए नेता का चुनाव होना है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये जाकर के वहां कहा कि मैं विधायक दल का नेता हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। ये क्या तरीका है? आप मुझे सीधे कहते कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दो, मैं छोड़ देता, लेकिन अपमानजनक तरीके से आप मुझे चेंज कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए ना पंजाब में क्या दुर्दशा हुई चुनाव में कांग्रेस पार्टी की। तो ये जिस तरीके से हैंडल करते हैं चीजों को अलग अलग राज्यों में, उसके कारण भी कांग्रेस पार्टी रसातल में जा रही है। सर, आपने जैसे कहा ना मुस्लिम लीग के दबाव में सतीशन को बनवा दिया बहन ने, तो यहाँ तो आपको नहीं लगता कि भाई बहन के बीच एक टसल चल रही है? और दूसरा, मुस्लिम लीग के दबाव में तो वहां पर राष्ट्रीय गीत नहीं गाया गया ना असेंबली में, केरल में। तो सबको, सनातनियों के लिए भी तो एक मैसेज जा रहा है ना केरल से भी कि अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस क्या करेगी। वहां पर कितने सारी जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड को दे दी गई केरल में कांग्रेस की सरकार आते ही। तो ये सारी चीजें भी तो बाकी राज्यों में मैसेज दे रही है ना कांग्रेस को लेकर।
देखिए, जिस तरह का जो मैंने सांस्कृतिक जन जागरण की बात मैंने की है, वो इसीलिए की है, और ये पुनर्जागरण के चलते ही अब आप देखिए ना कि लोकसभा चुनाव के बाद 11 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। उन 11 राज्यों में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के केवल 6 एमएलए, सभी मुस्लिम। हरियाणा में 37 पर अटक गई, महाराष्ट्र में 16 एमएलए, झारखंड में भी 16 एमएलए, बिहार में केवल 6 एमएलए और पश्चिम बंगाल में केवल 2 एमएलए। एकमात्र राज्य, और गोवा में भी कुछ सीटें मिली हैं, असम में तो खैर ये भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफ पार्टी है, तो वहां तो इनको सीटें मिलेंगी, लेकिन एकमात्र राज्य जिसमें कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हुई, वो केरल। और वो भी इसलिए कि पी विजयन पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री थे, एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, उसके चलते कोई विकल्प नहीं था तीसरा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो यूडीएफ को ही कमान सौंप देते हैं। या तमिलनाडु की जोसेफ विजय की सरकार में ये लोग जबरन घुस गए, केवल 5 ही एमएलए तो चुन करके आए हैं, उनमें से 2 मंत्री बनवा लिए इन्होंने, और सुनते हैं कि एक और शर्त उनके सामने रखी हुई है कि एक राज्यसभा की सीट भी चाहिए हमें। तो जहां इनको मौका मिलता है वहां ये सरकार का हिस्सा बनने की कोशिश, जम्मू कश्मीर में भी तो इन्होंने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से कहा था कि 2 मंत्री पद दे दो और एक डिप्टी स्पीकर दे दो। उन्होंने कहा कि भागो यहां से, किसी को नहीं देंगे, हम सरकार में ही शामिल नहीं करेंगे, तो इनको भगा दिया वहां से। यहाँ झारखंड में भाई क्या मतलब है, तुम एक तरीके से बाहां मरोड़ने की कोशिश करो अपने समर्थन के, तो इनके मार्जिनलाइज होने के पीछे वजह ही ये है। एक तो लोग इनको चुन नहीं रहे हैं, कहीं अगर सरकार बन जाती है तो 5 साल में इतना रायता फैला चुके होते हैं, इतनी लूट खसूट कर चुके होते हैं, इतना कुशासन कर चुके होते हैं कि लोग इनको दोबारा चुनते ही नहीं है किसी राज्य में। अच्छा, याद करके बताइए, पिछले 2 दशक में कहीं रिपीट हुई हो कांग्रेस पार्टी? कहीं रिपीट नहीं हुई। नहीं, कहीं रिपीट नहीं हुई सर। और आप सही कह रहे हैं कि 5 साल में इतना रायता फैला देते हैं कि दोबारा उनके चुनने की कोई ऑप्शन लोगों के पास होती नहीं है, वो बदलाव ही चाहते हैं। लेकिन सर, अब जिस तरह से तेवर लोगों के बदले हैं, सनातनी जागा है, बंगाल जीता जागता उदाहरण है, और अब 20 दिन हो गए हैं चुनाव के नतीजे निकले हुए, उसके बाद जिस तरह से पिटाई हो रही है तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं की, वो एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, आंखें खोलने वाला राज्य है इन पूरे विपक्ष का। इन सबको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हिंदू जागे तो इनकी क्या दुर्गति करेगा। मुस्लिम तुष्टिकरण की जो राजनीति करते आ रहे हैं वो अब ज्यादा नहीं चलने वाली है। और उसी तरफ एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने मऊ में खड़े होकर, जो कि मुख्तार अंसारी का गढ़ है, वहां से खड़े होकर जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, मुझे लगता है इन सबको समझ में आ जाना चाहिए कि 2027 में उत्तर प्रदेश में इनका क्या हाल होने वाला है। सर, आपने समय बहुत निकाला। जी, आप कुछ बहुत कहना चाह पीछे रहे थे? जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। 1946-47 में जो मारकाट हुई थी, करीब 5-6 हजार हिंदुओं का कत्लेआम 2-3 दिन के भीतर हो गया था। एक ही दिन में वहां 3,000 से ज्यादा हिंदू काट दिए गए थे सोहरावर्दी के टाइम में। तो उससे लेकर के और 17 साल तक फिर कांग्रेस का शासन रहा, सिद्धार्थ शंकर रे का। फिर 77 से लेकर के 2000 तक ज्योति बसु रहे, 2000 से लेकर के 2011 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे, और फिर 15 साल ये ममता बनर्जी के। हिंदुओं को, सनातनियों को पश्चिम बंगाल में अंजू जी सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। दमन का चक्र जब इतने दशकों तक चलता रहे और उसके बाद इतने दशकों के बाद हिंदुओं की अपनी सरकार मिली हो, उनको अपनी ताकत मिल गई हो, अपनी शक्ति मिल गई हो, तो जो भीतर का दबा हुआ गुस्सा है ना, वो किसी ना किसी रूप में तो फूट करके सामने आएगा। तो जिन लोगों ने उनकी माँ, बहन, बेटियों की अस्मत पर हाथ डाले हैं, जिन्होंने उन्हें लूटा है, जिन्होंने उनको अपमानित किया है, जिन्होंने इनको हर तरीके से प्रताड़ित किया है,
उनको वो कैसे छोड़ दे? जब भी कोई हत्या चढ़ रहा है, उसकी कुटाई की जा रही है। तो ये बिल्कुल। ऐसे ही नहीं है, ये भयंकर गुस्सा है जो निकल रहा है अब इतने दशकों के अपमान के बाद। बिल्कुल सर, ये गुस्सा ही है जो दशकों के अपमान के बाद बाहर निकल रहा है, जहां इनके हाथ कोई नेता चढ़ रहा है तृणमूल कांग्रेस का, उसकी पिटाई धुनाई अच्छे से हो रही है, परेड निकाली जा रही है। और सर, ये पूरे विपक्ष को देखना चाहिए कि अगर इस तरह की राजनीति ये करेंगे, हिंदुओं को दबाएंगे, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे, तो इनका भी आने वाले सालों में यही हाल होने वाला है। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।